नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष। नमस्कार मनीष जी, शुरुआत करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 5वीं पुण्यतिथि है, जिसको लेकर लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम योगी भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपना संबोधन किया और उसमें उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव को निशाना लिया और कहा कि वो रंग बदलते रहते हैं गिरगिट की तरह। उन्होंने कहा कि पीडीए में पी का मतलब वो बार बार अलग बताते हैं और कहीं पी पर पाकिस्तान न कह दे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत तल्ख भाषा में ये कहते हुए कि अखिलेश यादव किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जब निधन हुआ था तो उन्होंने श्रद्धांजलि देना भी उनको उचित नहीं समझा। योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा कि उन्हें इसकी बहुत वेदना है, पीड़ा है, क्योंकि कल्याण सिंह बाबूजी के नाम से जो फेमस थे, जब उनका देहांत हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। यहाँ तक कि विपक्ष में जो हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती, उन्होंने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी, लेकिन सपा सुप्रीमो की तरफ से उनको न कोई श्रद्धांजलि देने मौके पर वो पहुंचे और न ही उनके लिए दो शब्द कहा। और इस बयान के क्रम में ही उन्होंने ये भी बात मंच से कही कि इतनी ज्यादा बदलते हुए उनका रुख इतना ज्यादा देखा गया है कि कभी पी फॉर पीड़ित हो जाता है, कभी पी फॉर पिछड़ा हो जाता है, कभी पी फॉर पंडित हो जाता है। ऐसा ना हो कि किसी दिन पी फॉर पाकिस्तान हो जाए। तो क्यों ना सीएम योगी आदित्यनाथ का ही बयान सुन लेते हैं, जो एकाना स्टेडियम में कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर हुए कार्यक्रम में उन्होंने कहा। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं। हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। मैंने प्रदेश में पिछले 9 वर्ष में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के मृत्यु होने पर तीनों के कार्यक्रमों में भाग लेने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और तीनों अलग अलग दल के थे। एक सरदेव बाबूजी, हमारी पार्टी के नेता, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत, उनका दुखद निधन होता है और दुखद निधन के बाद हमारे लिए असहनीय था। प्रधानमंत्री जी सारे कार्यक्रमों को छोड़ करके दिल्ली से सीधे लखनऊ में आए, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। मायावती जी ने आकर के उस दायित्व का निर्वहन किया और बाबूजी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। लेकिन दुर्भाग्य कितना शर्मनाक था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। तो सीएम का कार्यक्रम और कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने बहुत सारे लोग पहुंचे। अगली खबर पे आते हैं कि राम मंदिर से जुड़े विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। राम मंदिर में ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय के एक लेटर की बात चल रही है कि 9 पन्नों का एक पत्र उन्होंने लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राम मंदिर निर्माण समिति में जो बातें होती थी, जो तय किया जाता था, कई बार नृपेंद्र मिश्रा उससे अलग फैसले लेते थे और उन्हीं के फैसलों पर अमल होता था। यानी नृपेंद्र मिश्रा और चंपत राय के बीच विवाद है। तो इस पर हालांकि नृपेंद्र मिश्र की सफाई भी आई है बाद में। बिल्कुल, किसी मीडिया जन्य विवाद सफाई नहीं आई है। उन्होंने चंपत राय की चिट्ठी में जो भी कहा गया है उसका सारा ठीकरा मीडिया पे फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया विवाद पैदा। क्यों ना पहले सुन लेते हैं कि नृपेंद्र मिश्रा ने क्या कहा। मैंने ऐसा कोई पत्र देखा नहीं है और जब तक मैं पत्र को देखूं नहीं तब तक मैं केवल यह आपको जवाब दूंगा कि ये आप लोगों की मनगढ़ंत गाथा होगी। शायद इस प्रकार का कोई पत्र और कोई इस प्रकार की आलोचना 9 पन्ने का भी होगा, उसमें उन्होंने इस प्रकार की कोई आलोचना नहीं की। और ये केवल आप लोग जो हैं वो मनगढ़ंत चाहते हैं कि हर जगह पे आप विवाद पैदा करना चाहते हैं। आप विवाद करने के लिए इस प्रकार का मेरे सामने प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। अनुराग, आपने सुना होगा कि नृपेंद्र मिश्रा ने
चंपत राय की चिट्ठी पर कुछ भी नहीं कहा। वो साफ बच निकले ये कहते हुए कि उन्होंने चिट्ठी नहीं देखी है। अरे भाई, सारी दुनिया ने चिट्ठी देख ली, आपको अभी तक चिट्ठी ही देखने को नहीं मिली। और ऐसा लग रहा था कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मामला सामने आया, चंपत राय महासचिव के पद पे थे, सबसे जबरदस्त एक्टिंग पोजीशन में थे, वो इसके घेरे में आए और हालांकि अब उनको क्लीन चिट मिल गई है ऐसा कहा जा रहा है। तो उसके बाद ये दिन आना ही था कि टकराहट देखने को मिलेगी। हाँ, मिलेगी। इसमें टकराहट कल नृपेंद्र मिश्रा ने भी कहा था कि पूरा हो जाएगा कार्य जल्द से जल्द। और इसमें मीडिया जन्य विवाद नृपेंद्र मिश्र इसको भले ही करार दे रहे हो, लेकिन चंपत राय ने ऐसा कोई खंडन भी तो नहीं किया है कि उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी है। तो इस पे चल रही है लगातार खबरें और ये नृपेंद्र मिश्रा वर्सेस चंपत राय भी दिख रहा है। अगली खबर पर आते हैं मनीष। सहारनपुर में इमरान मसूद और आसू मलिक का जो अभी वीडियो वायरल हो रहा था वन श्रवण समिति की बैठक में, दिशा की बैठक में, वो लोग बहस कर रहे थे। उसके बाद सपा और कांग्रेस की भी बात हो रही थी। और कल इमरान मसूद के दामाद सयान मसूद शामिल हो गए सपा में। तो खाली देखिए, सयान मसूद सपा में शामिल हो गए होते, अनुराग, तो कोई बात बड़ी नहीं होती, उतनी बड़ी नहीं होती। मतलब ये बात तो बड़ी होती कि सयान मसूद कांग्रेस में थे और आसू मलिक के झगड़े के बाद से ही उन्होंने कांग्रेस को ठोकर मार के समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन अपने शामिल होने के बाद जो बातें सयान मसूद ने कही हैं वो बहुत गौर करने वाली हैं। उन्होंने तो अपने ससुर इमरान मसूद पे इतना बड़ा हमला बोला है जितना बड़ा हमला समाजवादी पार्टी के नेता भी नहीं बोलते। उन्होंने तो साफ साफ ये कह दिया कि इमरान मसूद फिरका परस्त ताकतों से लड़ने वाली पार्टी पर हमलावर हो रहे हैं, कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी यूपी में भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है और इमरान मसूद समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो इसका मतलब उनके कहने का, उन्होंने अपनी जुबानी नहीं कहा, लेकिन मतलब तो यही निकलता है ना कि इमरान मसूद भारतीय जनता पार्टी की पीठ पीछे मदद कर रहे हैं, तभी तो वो अखिलेश यादव पर हमले करके उन्हें कमजोर करना चाहते हैं। इमरान मसूद साहब ने सिंगल पॉइंट एजेंडा बना लिया कि सिर्फ और सिर्फ अखिलेश जी को अटैक करना है। आप हराना बीजेपी को चाहते हैं, आप लड़ाई समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, अपने पर्सनल गेन के लिए आप उसको अटैक कर रहे हैं जो फिरका परस्त ताकतों को रोक सकता है। उनके इस बयान के बाद बहुत तेज चर्चा चल पड़ी है कि इमरान मसूद की इतनी घेरेबंदी के बीच आसू मलिक ही मुख्य रणनीतिकार तो नहीं है। ये सोचा समझा नहीं, उसमें सोचने की बात नहीं है। आसू मलिक ने काजी परिवार के सहारे इमरान की घेराबंदी की है। काजी परिवार में बहुत सारे लोग जो है वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, तो वो सयान की चर्चा थी कि वो लड़ेंगे, इमरान उनकी मदद करेंगे, लेकिन ये आसू मलिक का ही प्लॉट है जिससे वो लाए हैं उनको सपा में, ऐसा मुझे लगता है। अगली खबर पर आते हैं कि चीनी की कीमतें अब चर्चा में हैं और वो इतनी बढ़ गई हैं कि अब लोगों को उसका एहसास होने लगा है। चीनी बाजार में 62 रुपए, 65 रुपए, 68 रुपए इस तरह से अलग अलग दुकानों पे मिल रही है। बिल्कुल। और अब हर घर में लगभग ये चर्चा। देखिए, 2 महीने में चीनी के रेट 10 से 15 रुपए रिवाइज हुए हैं, यानी बढ़ गए हैं अनुराग। और ये बहुत बड़ी मुसीबत लोगों के लिए बनती जा रही है चीनी, क्योंकि अभी देखिए रक्षाबंधन में घर घर में मिठाई जाती है। हाँ, रक्षाबंधन के कुछ ही दिनों के गैप के बाद नवरात्र शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद दिवाली आएगी, छठ आएगा, तो त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है और चीनी एकदम भागती चली जा रही है। कहाँ रुकेगी ये पता नहीं चल रहा है। और अभी मई के महीने में चीनी 50 रुपए के इर्द गिर्द थी और अब वो 60-70 रुपए के आसपास पहुंच रही है। और मई की बात क्यों करें, मई से थोड़ा सा और पहले आ जाए तो चीनी 40 रुपए की थी और अब 60 के ऊपर पहुंच गई। 2-4 रुपए दाम में इधर उधर एहसास भी नहीं होता है, लेकिन अब तो सीधा 10-12 रुपए। बिल्कुल। और घर घर में अब इस बात की चर्चा हो गई है, दुकान दुकान में इस बात की चर्चा हो रही है कि चीनी शुगर मिलें जो चीनी बनाती हैं गन्ने से, उस गन्ने का 10% एथेनॉल की बनाने के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। चीनी महंगी हुई है। सरकार ने हालांकि इंपोर्ट पे इसके रोक लगा रखी है, उसको कुछ एहसास है, थोड़ा स्टॉक भी कम है, लेकिन अभी जो जानकार हैं बाजार के वो कह रहे हैं कि अभी इसको कंट्रोल करने के लिए अगर कुछ अलग से उपाय नहीं किए गए तो रेट अभी थोड़ा और मुझे एक दूसरी भी चिंता लग रही है अनुराग। देखिए, चीनी एक एसेंशियल कमोडिटी में आता है, आवश्यक वस्तु में आता है। इसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कुछ कहना चाहिए कि हमारे पास इतना स्टॉक है,
चीनी के दाम थोड़े से बढ़े हैं, लेकिन अब ये आगे नहीं बढ़ेंगे। कुछ इस तरीके की बात पब्लिक को कहनी होगी कि नहीं कहनी होगी? अब स्टॉक है या हम बाहर से मंगाएंगे उसको, हाँ, इंपोर्ट करेंगे, बिल्कुल। कैसे दाम कंट्रोल करेंगे? स्टॉक के आंकड़े तो मान लीजिए विभागीय अब उस पे चाय से लेके रसमलाई तक के दाम में फर्क दिखने लगा है, बिल्कुल। अभी से दिखने लगा है। बिल्कुल, अब सभी चीजें महंगी होगी। बिल्कुल। मौसम पर आ जाते हैं मनीष जी। मौसम अब मानसून अपने इस स्पेल के अंतिम चरण में लग रहा है और बारिश कहीं कम कहीं ज्यादा हुई है। हालांकि इस बार कई बार रेड अलर्ट भी रहा कई प्रदेशों में। बिल्कुल। लेकिन पूर्वांचल में क्या स्थिति है? पूर्वांचल में अगले 24 घंटे तक बारिश होते हुए मौसम विभाग ने अनुमान जताया है अपना। हम जो कल बात कर रहे थे अनुराग कि पूर्वांचल से मानसून और बारिश की विदाई हो गई है, उसमें थोड़ा सा अपडेट है। अब अगले 24 घंटे तक यानी कि 22-23 तारीख तक पूर्वांचल के जिलों में बारिश रुक रुक कर कहीं ना कहीं हो सकती है। हालांकि आज देखें तो रुहेलखंड और पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन ये जरूर है कि उसकी तीव्रता बहुत कम हो गई है बारिश की। पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में बारिश अगले 24 घंटों में कुछ जगहों पर तेज, कुछ जगहों पर मध्यम, कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। लखनऊ भी उसमें शामिल है, लेकिन उसके बाद की स्थिति मौसम विभाग के अनुसार बिल्कुल क्लीन है, यानी कि धूप तेज निकलेगी और उमस भी बढ़ेगी। तो कुल मिला के बारिश की अब कितनी कमी रह गई प्रदेश में? बारिश की कमी अभी प्रदेश में काफी है, करीब 20% पूरे उत्तर प्रदेश में यदि बारिश की कमी की बात करें तो है, औसतन जितनी बारिश होनी चाहिए उसके मुताबिक। और पूर्वी यूपी में तो इससे ज्यादा यानी करीब 23% औसतन बारिश की कमी है पूर्वी यूपी में। पश्चिमी यूपी में थोड़ी कम है, स्थितियां अनुकूल हैं पूर्वी यूपी के मुकाबले, लेकिन कमी वहां भी है अनुराग। तो अब इस स्टेज में 20% बारिश की कमी, 25% बारिश की औसतन कमी, ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो इसी के साथ यूपी की सुर्खियों को विराम देते हैं। कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।